हेलो एवरीवन। आज फिर आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेकर के, और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए। तो इस साल करीब 40 लाख बच्चे जो क्लास 10th एंड 12th के दोनों के मिला के CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा स्टेट बोर्ड जो हैं वो अपने अलग हैं, उनके अलग बच्चे हो सकते हैं, उनकी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की जो बोर्ड एग्ज़ाम का CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाले हैं। कल पहला पेपर है क्लास 12th का हिंदी का, तो उसके बाद में जो है बाकी पेपर होंगे। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, करीब मतलब 10th के तो खैर 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। और 12th में तो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसके हिसाब से उनके काफ़ी सारे पेपर्स रहेंगे। एनीवे, ये वीडियो एक जनरलाइज वीडियो होने वाली है, कोई इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बात नहीं करूँगा एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से। देखिए, आप सब ने अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट कर ही लिया होगा, तो आप सबसे पहला काम करिए, उस एडमिट कार्ड की एक कलर फोटोकॉपी करा लें। कलर नहीं हो ब्लैक एंड वाइट करा लें, रख लीजिए अपने पास में। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा। ये केवल इमरजेंसी यूज़ के लिए, उस फोटोकॉपी के ऊपर आपको कोई एडमिशन मतलब अंदर आने नहीं देगा, आपके पास ओरिजिनली रखना होगा। बट इन केस यू फॉरगेट और यू लूज़ योर ओरिजिनल एडमिट कार्ड, तो एटलीस्ट यू हैव एन एविडेंस। तो आप जिस भी स्कूल में आपका सेंटर आएगा, उस स्कूल में कम से कम एक टीचर आपका वहाँ पर रहेगा, तो आप उनको बता सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड ही मे मेक ए टेम्परेरी अरेंजमेंट, क्या वो आपको अलाउ कर दें अंदर बैठने के लिए। तो सबसे पहला काम, आप अपने एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी बना लें। दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने लिए एक पाउच लेना है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पेंसिल बॉक्स या जो भी आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, वो आप केवल ट्रांसपेरेंट ले आ सकते हैं। बेटर तो ये होगा कि वो बिल्कुल बिना किसी कलर का हो। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई हल्का सा कलर वाला हो तब भी ठीक है, लेकिन पाउच में आप आराम से देख सकें उसको कि इसके अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस नहीं है, अनवांटेड चीज़ नहीं है। मे बी ए पेपर, मे बी सब करेंसी, मे बी समथिंग एल्स, तो वो बाहर से ही देखा जा सके। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको खोल करके देखे कोई भी, जब आप इन्विजिलेटर वहाँ पर आए तो वो ज़रूरी है। बोर्ड ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि आपका पाउच जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप कम से कम 3 पेन एक ही ब्रांड के लेके चले, ताकि जब आप उसको लिखें, आपको जो है मतलब, देखिए मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कलर चेंज करेंगे, इंक चेंज करेंगे या ब्रांड चेंज कर लेंगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर जो आपने दिया वो चेक होगा, डेफिनेटली होगा। बस ये है कि अगर आप सेम पेन आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में जो ग्रिप पकड़ने की जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा। नहीं तो आपको 2 मिनट 3 मिनट आपके उंगलियों को एडजस्ट करने में लग जाएगा नए पेन को। ठीक है, और सेम ब्रांड का होगा तो ऑफकोर्स जो है इंक वगैरह में भी चेंज नहीं आएगा। आपको केवल 2 ही कलर अलाउड हैं, दैट इज़ आप ब्लू पेन से ही या ब्लू ब्लैक पेन से ही एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आप कोई और कलर यूज़ नहीं कर सकते। आप हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड ओनली बी हेडिंग। कोई मार्क नहीं करेंगे उससे, कोई टिक मार्क वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। जब ऑब्जर्वर उस पर टिक मार्क लगाते हैं तो कई बार उनको कंफ्यूज हो जाता है कि दे हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, तो ये है। आपको जो भी अंडरलाइन करना है, आप जो है पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, और हाइलाइटर आप यूज़ नहीं करेंगे, मार्कर आप यूज़ नहीं करेंगे, वाइटनर आप यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए कि आप जो है इनके बिना काम चला सकें। और जहाँ तक हो सके, अगर आपको कोई चीज़ को काटना है तो स्ट्राइक कर दीजिए उसको एक लाइन से। आप उस पर जलेबी बनाने की कोशिश ना करिए, ना जलेबी बनाएंगे तब भी उतना ही वो वैसे ही दिखेगा, और 1 लाइन से करेंगे तब भी एग्जामिनर को इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको चेक करने के अंदर। तो ये तीसरी बात है, आप पेन किस तरह का लेंगे। अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो आप लेके चलेंगे। और पेन हो सकते हैं, पेंसिल, रबर, आपका प्रोटेक्टर हो सकता है, स्केल हो सकता है, जो भी कुछ है तो वो सब आप लेकर के जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में आप एक बार मॉक ड्रिल कर लें। आप अपने एग्ज़ाम के पहले किसी दिन एक बार जा कर के देख लें कि वहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगता है, कौन सा रास्ता आप लेंगे, किस रास्ते में कम से कम ट्रैफिक रहता है, और आपको वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। देखिए, आज तक जो जाएंगे उसमें फ़र्क होगा, और कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके टाइम में फ़र्क होगा, तो उसमें आप 15 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, क्योंकि कल जो है काफ़ी सारे बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ट्रैफिक जो है वो एक्स्ट्रा जाम रहेगा नॉर्मल डेज़ के कंपैरिजन में। तो एक ये काम भी आप कर लीजिए, एक मॉक ड्रिल कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको कितना टाइम लगता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाने पे। एग्जामिनेशन सेंटर का आपका जो गेट होगा वो 9 बजे
से 10 बजे के बीच में आपकी एंट्री होती है। कई स्कूल 9 बजे खोल देते हैं, कई 9:15 बजे, कोई 9:30 बजे, जो भी है वो उनका लुकआउट है, वो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब एक बार अंदर जाएंगे तो सबसे पहले अपना जो जो भी बोर्ड होगा, जहाँ पे भी उन्होंने अपना सीटिंग प्लान डाल रखा होगा, वहाँ पे जाइए, अपना नंबर चेक करिए, रूम ढूंढिए। रूम कई बार कई स्कूल जो होते हैं वहाँ गफलत भरी रहती है, कहीं ऊंचा नीचा, कोई सीढ़ियों पे, कोई फर्स्ट फ्लोर में, कहीं नीचे, अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। तो टेक ए गाइडेंस, किसी न किसी स्टाफ से पूछ लीजिए कि किस तरफ जाना है, और जाइए, अपना सीट नंबर तलाशिए। अंदर आप केवल और केवल अपना पाउच लेकर के जाएंगे। आपकी वॉच, ठीक है, अलाउड है, लेकिन जहाँ तक हो सके जो आजकल मॉडर्न डिजिटल वॉचेस आती हैं जिसके अंदर मेमोरी फंक्शन होते हैं, वो ना लेकर के जाएं। आपको ज़बरदस्ती परेशानी हो सकती है, किसी इन्विजिलेटर ने चेक करा और वो आपको 10 मिनट बाहर रोकेगा और फिर बात तो करेगा। इससे तो अच्छा ही होगा कि आप ये चीज़ें ना लेकर के जाएं, ठीक है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं, ना मोबाइल, ना कोई क्या कहते हैं ब्लूटूथ माइक या स्पीकर या कोई भी और चीज़। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये तो मेरे पास था और मैं निकालना भूल गया। अवॉइड करिए कि आप ये चीज़ें ना लेकर के जाएं। आप अगर लेके गए अपना अपने बैग में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए बैग के, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेकर के जानी है। आपके पाउच के अंदर केवल यही चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, आप कोई क्या कहते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि कोई जो है वो छोटा सा एक क्या कहते हैं लॉकेट वॉकेट ले जाते हैं और वो पेंसिल बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, इट इज़ अलाउड, बट इट शुड नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो है पीछे एलईडी जलती है और जो वो लगता है, और उसके कल को कोई भी आएगा और वो उसमें आपको 10 मिनट बर्बाद कर देगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप ये चीज़ें अवॉइड करिए, है ना। भगवान तो सब जगह रहते हैं, सब जगह सुनते हैं, तो ठीक है, आपका आत्मविश्वास ही बढ़ाता है, प्रेयर ज़रूरी है। 10 बजे से पहले आपको वहाँ एंटर करना है और अपनी सीट तलाश करके वहाँ बैठ जाना है। वंस यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, प्लीज़ मेंटेन एब्सोल्यूट सेरेनिटी। वहाँ पे बिल्कुल शांति बनाकर रखेंगे, वहाँ किसी भी तरह से बात नहीं करेंगे। हाय हेलो आपको करना है, साइलेंटली अपने दोस्त से कर दीजिए, अवॉइड करिए, वो भी नहीं करे, बाहर ही कर लीजिए जितनी बातें करनी है, ठीक है। तो आप जिस जल्दी जाएंगे वहाँ पे, तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं तूने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, वो जो भी टिप्स वगैरह लेने हैं वो आउटसाइड आप कर लीजिए। वंस यू आर इन एग्जामिनेशन रूम, प्लीज़ मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस। उसके बाद 10 बजे आपको आंसर शीट दे दी जाएगी। आंसर शीट जो है आप ले लीजिए, है ना। उससे पहले का आपका टाइम है, आप जिस भी भगवान को याद करना कर लीजिए, ज़रूरी है। उससे क्या है, आपको थोड़ी आत्म शांति मिलती है, आपको थोड़ी हिम्मत मिलती है, ठीक है। अब आप जो आंसर शीट भरने बैठेंगे तो एक एक चीज़ को क्लियरली पढ़िए, वहाँ पे क्या लिखा है। अगर वहाँ नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिखा है तो आपको अपना नाम लिखना, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन लिखा है तो आपको वहाँ जो भी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन्ड है क्या है, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन क्या है, आपका नाम कहाँ पे लिखा है, आपके फादर का नाम कहाँ लिखा है। और अगर जो नाम पूरे में दिया होगा, फुल में दिया होगा, तो आप उसको शॉर्ट में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ राम दयाल शर्मा लिखा है तो RD शर्मा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा ही लिखिए, ठीक है। और बिल्कुल क्लियरली लिखिए जैसा वो लिखा है, ठीक है। जो सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड डालेंगे, डे एंड डेट, पहले डेट डलेगा फिर डेट डलेगा, ठीक है। और अगर वो आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो वहाँ पे दे रखा है, तो आप उसका सर्टिफिकेट साथ में लेके जाइए, और वैसे आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, ठीक है। और अगर आप राइटर ले जा रहे हैं, किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ है या कोई और कारण हुआ जैसे आप अपने हाथ से नहीं लिख सकते हैं, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, अदरवाइज नोबडी विल अलाउ यू, ठीक है। तो ये सारा आपको इससे पहले का काम करना है। आप एडमिट कार्ड भर रहे हैं, आंसर शीट का फर्स्ट पेज भर रहे हैं, तो उसके अंदर आप बिल्कुल सावधानी से काम कीजिए। फिर भी अगर आपसे कभी गलती हो जाती है तो पैनिक ना हो, बल्कि उसको हल्का सा काट दीजिए। अगर ज़रूरी है नाम पूरा नहीं लिखा गया है, पूरा गलत हो गया है कुछ, तो आप उसको एक लाइन से काट करके उसको ऊपर ठीक से लिख दीजिए। जब आप बलूनिंग करेंगे, जहाँ आपको मतलब वो गोले करने होते हैं, वहाँ पे अटर मोस्ट केयरफुल रहिए। जहाँ पे भी आपको लिखना है तो आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे R लिखा है अपन ने, तो R के एक दिन नीचे स्केल रखिए और ढूंढिए कि कहाँ पर R है, और वहीं पे करिए। आगे आप आए, ए है तो आप ए के ऊपर मतलब ए लिखिए और उसके नीचे ठीक एकदम नीचे ए को गोला करिए। अगर आप स्केल लेके करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और अदरवाइज़ गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। पहली बात कि अगर गलती हो तो आपको क्या करना है, आपको आपको बार जल्दी से कोई इन्विजिलेटर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। इन्विजिलेटर ज़रूर से आपके पास आएंगे आपकी कॉपी पे सिग्नेचर करने, तब भी आप उनको बता सकते हैं। अगर वो आसपास में कहीं है तो आप बता दीजिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, पैनिक ना होइए। अगर आपने नाम भी लिखा है
और बलूनिंग में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉपी डेफिनेटली चेक होगी। आपने अगर कॉपी पर अपना रोल नंबर लिखा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग, कितनी भी गलती आप करें, आपकी कॉपी डेफिनेटली चेक होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अटेंडेंस शीट पे साइन करा है और आपका नाम लिखा है, आपकी कॉपी का नंबर वहाँ पे मेंशन हुआ है, नोट हो गया है, तो वो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका आपका रिजल्ट तो ज़रूर बनेगा। तो आप कहीं ये ना सोचिए कि अब तो मेरे साथ में कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना है वहाँ सिग्नेचर करिए। बी केयरफुल, सिग्नेचर वही करेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में है, जो आपने जब फॉर्म भरते समय करा था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको 10-15 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 10-15 पे आप क्वेश्चन पेपर को लेंगे। 15 मिनट केवल पढ़ने का टाइम है, उस टाइम आपको कोई पेन हाथ में नहीं रखना है, पेंसिल हाथ में नहीं रखना है। केवल 15 मिनट्स में आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और आप अपने दिमाग में एक तरह से स्केच करते जाएंगे कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर होता है और इसके मेरे को इतना टाइम लगेगा, मैं ये पॉइंट लिखूँगा। मल्टीपल चॉइस पढ़ लीजिए, उनके आंसर वहाँ पर देख लीजिए, पर आपको टिक मार्क नहीं करना है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है इन दिस 15 मिनट्स। और दिस 15 मिनट में कोई भी आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नॉट इवन टीचर। कई स्कूलों में जो है वो टीचर उस टाइम सिग्नेचर लेने आते हैं, प्लीज़ टेल देम दिस इज़ माई रीडिंग टाइम। वैसे तो आप इतने हार्श नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ उनको कॉपरेट करना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद 10:30 में जब आपको आंसर करने अलाउ करेंगे कि लिखना है, तो आप अपना लिखना शुरू करिए। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले करें। आप पहला क्वेश्चन पहले कर सकते हैं या लास्ट क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, या ईच का क्वेश्चन रेंडमली कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप किसी एक सीरीज़ को अपना लें, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, कौन सा छूट गया। ठीक है, और एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाएगा कि उसके मार्क्स वगैरह जब वो पोस्टिंग करेंगे तो उनके लिए। देखिए मैं टीचर हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम जो है उनका ख्याल रख करके और हमारे को ना आते हैं फिर भी हम ज़बरदस्ती उसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन इन बिटवीन नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दें। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को बाद में कहीं पर कर लें। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आपके पास में आपकी सुविधा है, आप चाहे जो करिए। यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको केवल ऑप्शन लिखना है, आपको पूरा ऑप्शन लिखना नहीं है। केवल आप A B C D 4 में से कोई एक ऑप्शन जो भी करेक्ट है वो लिखें। प्रेफरेबली आप कैपिटल्स में लिखें जो कि इजीली रीडेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने C ऐसा लिखा है कि वो D भी बन जाए, A ऐसा लिखा है कि उसको D पढ़ लो या B पढ़ लो। ऐसे नहीं, कोई टीचर आपके लिए वहाँ पे आपके लिए कोई एक्स्ट्रा फेवर देने वाला नहीं है, बल्कि आपका सही आंसर भी गलत हो सकता है। और फिर एक आंसर के लिए, एक टॉपिक के लिए, एक मार्क के लिए आप रीचेकिंग कराएंगे और इतना हेडेक लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि आपने क्या कुछ देखिए। एक बात याद रखिए, जब आपका आंसर है ना बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। आप कभी किराने की दुकान पे गए हैं तो ट्रेडिशनल किराने की दुकान जो होती है जिसमें आगे एक छोटा सा 10x10 का एक ओपनिंग रहता है और उसके ऊपर जो है आपने कुछ चीज़ें दी होती है, कुछ चीज़ें उसने डेकोरेट की चीज़ें होती है कुछ, लेकिन आपको मालूम है क्या चीज़ें सब अवेलेबल है, लेकिन आप उसकी एक लिस्ट बना के जाते हैं कि ये चीज़ें मेरे को लेनी है और आप वही लेके आते हैं। उसकी जगह जो मॉल्स होते हैं वहाँ पे चीज़ों को इतने विस्तृत रूप से अच्छे से सजा दिए जाते हैं कि आप आइटम 10 लेने जाते हैं, लेके 20 आते हैं। इसलिए कई लोग जो है मॉल जाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो मॉल वाले सिस्टम में होना चाहिए, दैट इज़ यू गिव देम एवरीथिंग एब्सोल्युटली क्लियर, सो दैट एग्जामिनर के लिए वो आसान हो जाए। ऐसा नहीं हो कि वो घास के ढेर के अंदर आपका उत्तर ढूंढ रहा हो। ओके, सो वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर हर कॉपी के अंदर मार्जिन बना हुआ आता है। अगर मार्जिन नहीं है तो मेक इट श्योर दैट यू ड्रॉ द मार्जिन, क्योंकि उनको जो मार्क्स है वो मार्जिन के अंदर ही डालने हैं एग्जामिनर को। और हर 2 आंसर के बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़ दें, ये ज़रूरी होगा। इससे क्या टीचर को क्लियरली मालूम पड़ जाता है कि पहला आंसर यहाँ ख़त्म हो गया, दूसरा आंसर यहाँ शुरू हुआ। मोरेवर, अगर आपको कोई आंसर का कोई पर्टिकुलर पॉइंट या एक लाइन याद आ रहा है तो आप बाद में उसको वहाँ पे लिख सकें, बजाय कहीं काठाबाजी करके बीच में घुसाएंगे या एरो मार के ऊपर मार्जिन में लिखेंगे या नीचे लिखेंगे ना, वो सारे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 लाइन छोड़ दीजिए तो वो क्लियरली देखिए। आपकी कॉपी जो है, अब आपके देखिए अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपकी कॉपी आपको दिखा दी जाती थी, तो टीचर को काफ़ी केयरफुल होकर के कॉपी चेक करनी होती थी। वैसे बोर्ड में चेकिंग और भी केयरफुल होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देयर यू हैड एन ऑप्शन कि सर ये वाला आंसर चेक नहीं हुआ, या यहाँ तो अपने नंबर ही नहीं डाला, या सर ये तो मैंने बी लिखा है आपने तो डी पढ़ा है,
तो वहाँ आप कह सकते हैं, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ को टीचर की नोटिस में ला सकते हैं। बोर्ड में आपकी कॉपी गई तो गई, अब आपको कुछ पता नहीं है कहाँ गई है, किसने चेक करी है। और 1 2 5 मार्क्स की कमी को कोई जो है कोई ना तो उसके लिए रिटोटलिंग कराता है, और अगर आप कराएंगे भी तो बोर्ड उसको मतलब मैनुअल मिस्टेक मान करके जो है अवॉइड कर देता है, क्योंकि कम से कम 5% से 10% मार्क्स का डिफरेंस आना चाहिए, तब कहीं जा कर के बोर्ड उसको कंसिडर करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतें, किसी भी तरह का ऑप्शन ना दें कि भाई आपके नंबर कट जाएँ। तो 2 लाइन क्या आप गैप छोड़ेंगे हर एक के बीच में। अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो राइट मार्जिन ड्रॉ करके ऑल द कैलकुलेशन वहाँ कर लें। कई जनों की आदत होती है जहाँ कर रहे हैं वहीं पे खच्चर पच्चर इतना गलता पर काम कर देते हैं कि न तो एग्जामिनर पढ़ सकता है ना कुछ, कोई काट दिया कहीं लाइन। अगर आपको कोई पोर्शन काटना है, काट दिया है, या आपको अवॉइड करना है, या मतलब चेक करना नहीं चाहते हैं, ऑमिट करना है, तो आप उसको एक लाइन से काट दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। आप उसके ऊपर रफ लिख दीजिए, ठीक है, वो चेक नहीं होगा। लेकिन बी केयरफुल कि मतलब आप जो है सही चीज़ को गलत नहीं करते, गलत चीज़ को सही नहीं करें। आप किसी भी काम को पेंडिंग रख के मत चलिए आगे कि भाई ये मैं बाद में काट दूंगा। ये अब कई बार होता है बच्चा क्या है, पहले एक आंसर उसने लिख दिया 14 क्वेश्चन का, फिर उसको लगा यार ये तो 14 क्वेश्चन मैंने गलत किया, फिर उसने आफ्टर 17 क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन नंबर 14 डाल के वहाँ करा। देखिए ऐसे केस के अंदर एग्जामिनर ने अगर पहले वाले चेक कर दिया और नंबर डाल दिया और उसके नंबर उसने पोस्ट कर दिए, तो वो दोबारा उसको नहीं करेगा, उसको काट देगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना आंसर में से जो चीज़ सही है उसको रखें, और जो कैंसिल करना है उसको हाथों हाथ काट दें। पेंडिंग मत छोड़िए, पेंडिंग छोड़ेंगे वो आप लास्ट मोमेंट में या तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं और आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात है मैथ्स के पेपर में। मैथ्स के पेपर में ग्राफ का कई बार क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ जो है आपकी आंसर की शीट के अंदर चिपका हुआ ही मतलब पिंड ही रहेगा, तो आपको उसको निकालना नहीं है। आप क्वेश्चन कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, उस ग्राफ को प्लॉट वहाँ पे करना है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो ग्राफ का है उसका सॉल्यूशन मैंने वहाँ लिखा है, उस मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट 17 आपने 3rd पेज पे किया है और ग्राफ आपका हो सकता है 28वें पेज पे हो, तो आप वहाँ पे जाइए और उसको प्लॉट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिख करके, ठीक है। तो वो वैसे ही चेक होगा। तो ये ज़रूरी है, आप ग्राफ को शीट को वहाँ से निकालेंगे नहीं, आंसर की में वो जहाँ पे भी है वो वहीं पे रहेगा। आप प्लॉट वहाँ पे कर सकते हैं, 2 ग्राफ 3 ग्राफ 4 ग्राफ जैसे भी हैं आप उस हिसाब से उसको कर लीजिए, उस उतने नंबर ऑफ ग्राफ पेपर वहाँ पे दिए होंगे। रफ शीट के लिए आप एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मांगेंगे, कोई घर से कागज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप पकड़े जाएंगे, फंसेंगे, इसलिए घर से तो कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन रूम चेक कर लीजिए कि आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, ऊपर की जेब में कुछ नहीं है, आपने आंसर को एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ लिख नहीं रखा है, किसी का फ़ोन नंबर, किसी का नंबर, किसी तरह की कैलकुलेशन जोड़ बाकी। हो सकता है आपने घर पे कोई राशन लाए थे या कोई सामान लाया था उसका जोड़ बाकी भी कर रहा है, लेकिन इट विल बी गिविंग ए कन्फ्यूजन टू द इन्विजिलेटर। वो कहेगा ये तुमने यहाँ पे किया, ये घर से लिख करके लाए हैं, ये लॉक की वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, तो अननेसेसरी आपका टाइम बर्बाद होगा। आप ये सारी चीज़ें करें ही क्यों, तो वो सारी चीज़ें आप पहले अवॉइड कर लीजिए। राइट हैंड साइड में मार्जिन खींचिए, डू ऑल द कैलकुलेशन, इट गिव ए क्लियर इंडिकेशन टू द एग्जामिनर कि हाँ भाई इसने काम खुद से किया, रट के नहीं आया, तुक्का नहीं मारा है, या किसी और से कॉपी नहीं करा है, ठीक है। और साइंस के पेपर के अंदर जहाँ तक ज़रूरी हो आप जो है मतलब अगर डायग्राम बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन जहाँ डायग्राम का क्वेश्चन है वहाँ पे आप डायग्राम क्लियरली बनाएंगे। डायग्राम में अगर जैसा फिजिक्स का क्वेश्चन है, रे डायग्राम बना रहे हैं या क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, तो वहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ रे ज़रूर बनाइए। डायरेक्शन नहीं है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। और जितना फाइन डायग्राम हो सकता है वहाँ बनाइए। सर्किट बना रहे हैं तो देखिए सर्किट कहीं से कट नहीं रहा है, ऐसे नहीं है आपने एक लाइन यहाँ खींची, दूसरी लाइन यहाँ खींची, बीच में जुड़ी नहीं है, बीच में एक कट है, तो सर्किट तो वहीं कट गया, ठीक है। जब आप बैटरी बना रहे हैं तो पोलैरिटी अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, करंट किधर से जा रहा है किधर से आ रहा है। जहाँ आप क्या कहते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्लियर कर देख लीजिए कि डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है, कितनी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करेंगे। बायो के डायग्राम भी होंगे तो बिल्कुल अच्छे से बनाइए, और जो भी लेबलिंग होगी वो एक साइड में करिए, मे बी राइट साइड मे बी लेफ्ट साइड, प्रेफरेबली राइट साइड, ताकि सबके एरो एक लाइन में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी जितना काम अच्छा नीट होगा उतनी अच्छी कॉपी चेक होगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल वही वाला एग्जांपल याद रखिए जो मैंने आपसे कहा कि जैसे मॉल के अंदर चीज़ें कितनी अच्छे से सजा कर रखी होती है, तो आपको डी भी लेनी होती है तो आप लेते हैं, तो एग्जामिनर नहीं भी चाह रहा होगा तो नंबर देगा, क्यों, अरे यार ये तो करा है, डायग्राम बनाया है, तो बोले कि यार इसको आता है तभी तो डायग्राम तो बनाया है इसने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा अब एक और बात, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है उल्टा सीधा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कोर्स में नहीं है फिर भी दिया गया है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर डालिए, कुछ तो भी लिख दीजिए, तो कॉपी चेक हो जाएगी और उसका आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर आता नहीं है और आप उलझुल के बातें लिखेंगे तो डोंट थिंक कि नंबर मिले। कई बार टीचर्स या कोई घर से या कोई बड़ा सीनियर वगैरह बोलते हैं कि खाली मत छोड़ कर आना, कुछ तो लिखना, और आप उल्टा सीधे लिखेंगे तो एग्जामिनर और इरिटेट होता है क्योंकि आपने उसका टाइम वेस्ट किया होता है। ठीक है, आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है छोड़ दीजिए। टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ में एक आंसर की आती है टीचर के पास, जो आंसर एग्जामिनर चेक कर रहा है, एंड वहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स लिखे होंगे। इफ़ द टर्म्स आर देयर यू विल गेट मार्क्स, इफ़ द टर्म्स आर नॉट देयर, नियर अबाउट आपने कुछ लिखा होगा, आप उसके फिर भी मार्क्स लेने के एंटाइटल हो जाते हैं। आधा चौथा पौधा नंबर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह कुछ का कुछ और लिख करके आएंगे, ना समझिए कि आपको एग्जामिनर नंबर देने वाले हैं। तो आप इधर उधर के सोर्स से ना पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी में जो भी टर्म लिखी होगी वो डेफिनेटली चेक होगी और उसके आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपने उससे हायर लेवल से पढ़ा है और वहाँ कुछ और लिखा है, या लोअर लेवल से पढ़ा है और वहाँ कुछ और लिखा है, या आप स्टेट बोर्ड के किसी टीचर से पढ़ के आए हैं और उसने कुछ और टर्म यूज़ करी है, तो फिर वहाँ हो सकता है कि आप जो है वो पूरे मार्क्स ना पाए। तो ये ज़रूरी है। देखिए क्योंकि जब चेक होने आ रही है कॉपीज़ तो उनको अभी क्या होता है ना कि मतलब मान लीजिए आपकी कॉपी कोई जेएनवी वाला चेक कर रहा है। जेएनवी जानते हैं ना, जवाहर नवोदय वाले, उनके स्कूल्स बड़े इंटीरियर में होते हैं, वहाँ ये सारे ये रिफ्रेशर वाले नहीं पहुँचते हैं। और आपने रिफ्रेशर से पढ़ा और उसके अंदर कुछ अलग ही टर्म दिए जो एनसीईआरटी में नहीं है। अब वो जो टीचर आ रहे हैं उनको वो नहीं पता होगा शायद, या आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछा है बुक के अंदर कि भाई राइट द 4 नेम्स ऑफ द फंगाई विच आर यूज्ड इन मेकिंग चीज़, और आपके बुक के अंदर जो दे रखे हैं उनके अलावा बिसाइड दैट सम कुछ और ही एग्जांपल वहाँ दिए जो एग्जांपल बुक में मेंशन नहीं है, जो एग्जांपल उसके आंसर की में मेंशन नहीं है, और आपने लिख दिए हैं क्योंकि आपके रिफ्रेशर में लिखे हुए थे। तो वो उस एग्जामिनर को क्या पता होगा, तो वो तो उसका काट ही देगा सिंपल से, भले वो आंसर करेक्ट हो। तो ऑप्शन ऐसा दीजिए ही नहीं ना, बिल्कुल सही दीजिए ना। आप चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किताबें पढ़िए और आंसर लिखिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो अब नेक्स्ट बात आती है कि अब स्पेस की बात अपनी आ ही चुकी है। क्लियर लिखिए और जितना हो सके टू द पॉइंट लिखिए, आंसर पॉइंट्स में लिखिए। भीड़ भक्कड़ पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट राइटिंग न्यूज़पेपर, हम कोई आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर। हाँ, वो इंग्लिश में आ सकता है, हिंदी में आ सकता है, जहाँ आपको आर्टिकल लिखना वहाँ आप बनाएंगे पूरा पैराग्राफ। लेकिन जहाँ आप साइंस के अंदर लिख रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट के अंदर, तो जहाँ तक हो सके पॉइंट्स में लिखिए ना, क्लियर। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कोई छीन नहीं सकता। और लास्ट का 5 मिनट जब आपको टीचर बोलेंगे ना, और लास्ट 5 मिनट्स, तो आप अपनी कॉपी, अगर आपने सप्लीमेंट्री कॉपी ली है तो पिन अप कर दीजिए और उसको बांध दीजिए, जो भी धागा वागा वो देंगे। आपको अपनी कॉपी के अंदर कहीं पे भी रोल नंबर नहीं लिखना है, कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखना है, अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना है, अपने प्लेस का नाम नहीं लिखना है। कई बार एग्ज़ाम वो बच्चे होते हैं और 100-50 के नोट डाल देते हैं, कुछ उल्टी सीधी कहानी लिख देते हैं, मेरे पापा बीमार थे, मैं ये था वो था। नोबडी हैज़ गॉट टाइम फॉर ऑल दोज थिंग्स। और हर एग्जामिनर को अपनी नौकरी प्यारी है, वो बिना किसी बात के नंबर देने वाला नहीं है। आपके लिए एक नंबर, आपका एक नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर की बात हो सकती है, उस आदमी की तो ज़िंदगी ख़राब हो सकती है अगर वो उल्टा सीधा चेक करेगा और उसको बाद उसको एच नहीं चेक करा, ये एच नहीं चेक करा और गलत पाया और उसने उसकी गलत रिपोर्ट लिख दी, तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आप उनको ये मत सोचिए कि सिंपैथी में लेकर के आप उनसे नंबर ले लेंगे। ऐसा तो बहुत आता है, हर साल आते हैं, बहुत सारे जने लिखते हैं, कई बार नोट भी डाल देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, आपके नोट लेके वो पिकनिक बनाएंगे, वहाँ पे पार्टी बनाएंगे, लेकिन आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ऐसा काम ही क्यों करना है भाई, अलाउड ही नहीं है। सीबीएसई ने क्लियरली लिख रखा है आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना आपको उस कॉपी के अंदर कुछ फाड़ना है, ना उसके अंदर कुछ लगाना है। ठीक है, अगर आप मैप वाले क्वेश्चन है तो मैप का क्वेश्चन के पेपर के अंदर ही आपको मैप मिलेगा, उसी मैप को वहाँ से डिटैच करना है, उसको सॉल्व करना है और उसको कॉपी में हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से लगा देना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर यूँ आता है और आंसर की इस तरह की होती है। तो जब वो मैप से यूँ लगाएंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा भी है, आपने कैसे भी लगाया उसको फोल्ड कर दीजिए अंदर से, तो देखो वो कॉपी से बाहर है। मैप कभी भी लास्ट वन नहीं लगाएं, क्योंकि लास्ट में लगाएंगे उसके डिटैच होकर के निकल के जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वैसे तो होता नहीं है, फिर भी क्योंकि हैंडलिंग होती है। अब यहाँ से कॉपी मान लीजिए आपकी जो है अहमदाबाद गई है चेक होने के लिए, तो हु नोज़ कि
आपकी वहाँ तक जाएगी, आपकी कॉपी सेव गई है तो उसको बीच में ही कहीं बांधिए और उसके बाद उसको पलट करके और उसके अंदर ही फोल्ड कर दीजिए ताकि वो बाहर नहीं निकला रहे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेल बज जाने पे चुपचाप से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपका टाइम है, आप चाहे जितना डिस्कस करिए, है ना। और लेकिन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चीटिंग। किसी से बात नहीं करना है, किसी से इशारा नहीं करना है, किसी से ये नहीं पूछना तेरा हो गया क्या, तेरा हो गया क्या, कैसे आया यार। वो इशारा करेंगे, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हर कमरे में आजकल कैमरा भी लगे हुए हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए किसी भी एग्जामिनर, बल्कि वो हो सकता है आपके लिए कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं लिखे, लेकिन आपका 10 मिनट तो बर्बाद कर देंगे। 10 मिनट के अंदर आप 2 आंसर लिख सकते थे। तो ये ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें का ध्यान रखें। क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, अगर रिपीटेड है तो जो गलत है उसको काट दीजिए, सही वाले को रखिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होते हैं, एक जगह ए लिखा, दूसरी जगह बी लिखा, एक जगह क्वेश्चन में मान लीजिए पर्टिकुलर हार्मोन का नाम आया, आपने ऊपर किडनी लेवल लीवर लिख दिया, दूसरी जगह पे पेनक्रियाज लिख दिया कि ये दोनों में से कोई सही होगा, वहाँ नंबर मिला। कोई नहीं दे रहा है ऐसे नंबर, ठीक है। तो ज़रूर अपनी कोशिश यही करिए कि अपना आंसर एकदम क्लियर हो, एक्यूरेट हो, टू द पॉइंट हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा गया हो, बुक के हिसाब से लिखा गया हो और उनके बीच में स्पेस छोड़ा गया हो। आपके जो भी चीज़ें हैं, जो भी कैलकुलेशन की हैं, आपने उसी कॉपी के अंदर कहीं ना कहीं किए हो। राइट हैंड साइड में मार्जिन बना के या लास्ट पेज के ऊपर मैप किस तरह से आप लगेंगे, पेपर अंदर आने के पहले आप क्या क्या ध्यान रखेंगे और बाहर जाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे। और जाते समय अपना सारा चीज़ ले जाइए। एडमिट कार्ड का खास ध्यान रखिए, सिग्नेचर आपको वही करना है जो कि आपने एडमिट कार्ड पे करे हैं और जब आप फॉर्म भर रहे थे तब करे हैं। इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप सभी सुगमता से आप अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे और अच्छे नंबरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो कि आपके आएंगे ही। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए अपने एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से लिखिए और टेंशन तो लेना ही नहीं है किसी भी बात के लिए, क्योंकि आपने जो भी लिखा है आपको उसके नंबर मिलेंगे, जेन्युइन है तो। हाँ, कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ कोर्स होता है या कहीं इधर उधर से आ गया जिसकी संभावना कम होती है, फिर भी अगर आ ही गया है तो आ गया है, तो आपको उसके लिए भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बोनस मार्क्स तभी मिलेंगे जब अगर आपने उसका नंबर तो कम से कम डाला हो। क्वेश्चन नंबर डाला और आपने नहीं किया, या क्वेश्चन नंबर डाला, एक शब्द लिख दिया, छोड़ दिया, अगर आपने क्वेश्चन का नंबर ही नहीं डाला तो आपको वो क्वेश्चन का बोनस मार्क नहीं मिलेगा। और मैंने आपसे कहा उलझ जुलझ के बात लिखनी ही नहीं है। मल्टीपल चॉइस में अगर आपका कोई आंसर नहीं भी आता है तो राइट समथिंग, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन लिखिए। हो सकता हो सकता है आपने बी लिखा और वो सही आंसर हो तो आपको 1 नंबर मिल रहा है, तो वो ऑप्शन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, थैंक यू।